बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और इस कोर्स की एप्लीकेशन बेसिकली न्यू कोर्स जो हमारा ऑडिट ऑफिसर के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से है और एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो कोर्स का टाइटल है द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 और इसका सारा का सारा फोकस जो है वो सर्विसेज पे है और ये पंजाब असम्बली का यानी कि पंजाब गवर्नमेंट का एक्ट है 2012 का। ज़रूरी है कि पहले हम इसका अहाता कर लें कि उन्वान क्या है, इसका मौजू क्या है और इसमें डील किस के मुतालिक किया जाएगा। और जैसा कि इसके टाइटल से भी ज़ाहिर है, वेयर इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द लेवी ऑफ अ टैक्स ऑन सर्विसेज। तो नॉर्मली क्या है कि ये सर्विसेज के साथ ही डील करता है। तो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर दी गई हूँ, रेंडर कर दी गई हूँ एक इंडिविजुअल की तरफ से या एक इंडिविजुअल ने इनिशिएट कर दी हूँ, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई या वो ओरिजिनेट हो चुकी हैं और इसके अलावा या वो कंप्लीट हो चुकी हैं, एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, या फिर जो रिसीव करने वाला है जो सर्विसेज रिसीव करना चाहता है वो रिसीव कर चुका हो, या जो सर्विसेज उसने कंज्यूम करनी थी जो उसको मार्जिन दिया गया था, जितनी उसके पास टाइम लिमिट थी सर्विसेज के लिए, वो उस टाइम लिमिट को कंज्यूम कर चुका है। और ये सारा का सारा सिर्फ़ और सिर्फ लिमिट रहेगा पंजाब के सूबे तक, पंजाब के प्रोविंस तक, इन द पंजाब एंड टू डील विद एंसिलरी मैटर्स। और सर्विसेज के मुतालिक ये जो लेवी है टैक्स की, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, रेंडर कर दी हैं, शुरू हुई हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, रिसीव कर ली हैं, या फिर रिसीव करने वाले ने जो टाइम फ्रेम था सर्विसेज के लिए उसको कंज्यूम कर लिया है। तो सारे मामलात सर्विसेज के मुतालिक जितना भी टैक्स का तरीक़ाकार क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या होगा, रजिस्ट्रेशन किस कैटेगरी की होगी, और इसकी फ़र्दर जो है जितना भी एक सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में प्रोसीजर दिए गए थे वो भी इसके साथ हैं। लेकिन क्योंकि इसकी एप्लीकेशन सूबे तक है, इसकी अपनी टर्म्स हैं, लेकिन ये है कि उसकी अपील्स वगैरह, उसकी पेनल्टीज़ और जितने मामलात हैं वो सारे के सारे इसी में डील किए जाएंगे। सो इट इज़ एनएक्टेड एज फॉलोज़। ये तो प्रीएम्बल हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि हमने किस मैटर के साथ डील करना है इस एक्ट में। तो चैप्टर फर्स्ट जो है प्रिलिमिनरी के मुतालिक है, यानी कि इब्तदाइया है। इब्तदाइया जो होता है वो शॉर्ट टाइटल होता है, डेफिनेशंस होती हैं और बेसिक चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, एप्लीकेशन किस डेट से इसकी होगी, ये हमें सेक्शन 1 बताता है। सब सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट मे बी साइटेड एज द पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012। तो आप इसको PSTSA आप कह सकते हैं, PSTSA यानी कि पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट। तो ये PSTSA आप इसका जो है शॉर्ट याद रख सकते हैं ताकि इसके टाइटल में आपको कन्फ्यूजन ना हो। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट, इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द पंजाब। और इसकी एप्लीकेशन किस सूबे तक है? पंजाब तक। कब लागू होगा? दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन एंड फ्राम सच डेट एज द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। तो जो ऑफिशियल गजट में डेट स्पेसिफाई की जाएगी वही इसकी एप्लीकेशन डेट होगी। एट वंस नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कब इसको अप्लाई करना चाहता है और उसकी एप्लीकेशन की डेट ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दी जाएगी। इसके बाद सब सेक्शन 4 सेक्शन 1 का ही कंटिन्यू है। नॉट विद स्टैंडिंग सब सेक्शन 3, द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई सर्विसेज और क्लास ऑफ सर्विसेज in respect of which tax shall be collected and paid
with effect from the date subsequent to and different from the date of the commencement of this act। यहाँ पे सिंपल बात ये की गई है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नोटिफाई करेगी एक स्पेसिफिक डेट, लेकिन उसमें ये कह दिया जा सकता है, लेट्स सपोज सर्विसेज हैं जो लेबर की कोई ख़ास कैटेगरी है किसी ख़ास इंडस्ट्री से, या फिर क्लास ऑफ सर्विसेज जो है वो सब्सिक्वेंट टू दैट डेट, यानी कि जब नोटिफाई कर दिया गया कि गज़ट इस डेट से एप्लीकेशन होगी तो उसके लिए अलग से टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जा सकता है कि यानी कि क्लास और क्लास ऑफ सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स शैल बी कलेक्टेड एंड पेड विद इफेक्ट फ्राम डेट सब्सिक्वेंट टू एंड डिफरेंट फ्राम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट को कमेंस करने की डेट से वो डिफरेंट हो सकती है। तो इस लिहाज से ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी क्लासेस के लिए एक ही टाइम स्पैन हो या पीरियड हो, तो बल्कि ये कहा गया है कि जो एप्लीकेशन की डेट अनाउंस की जाएगी उससे फर्दर कोई डिफरेंट डेट किसी ख़ास क्लास या एक ग्रुप ऑफ क्लासेस या क्लासेस के लिए स्पेसिफाई की जा सकती है। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ से सब सेक्शन 2 सेक्शन 2 है और ये है डेफिनेशंस के मुतालिक, और इसमें सब सेक्शन 1 हमारा कहता है एक्टिव टैक्स पेयर। एक्टिव टैक्स पेयर से मुराद यहाँ पे हम PSTSA से मुराद है। तो हम जब भी बात करेंगे तो हम आइंदा से PSTSA ही कहेंगे ताकि आपको याद रहे, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट। सो PSTSA में एक्टिव टैक्स पेयर से मुराद हमेशा यही लिया जाएगा कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने पिछले 3 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स में अपना रिटर्न जमा करवाया है, उसने रिटर्न जमा की है, इसके अलावा उसको किसी तरह से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया या उसको सस्पेंड नहीं किया गया किसी टैक्स पेयर को, तो वो एक्टिव टैक्स पेयर ही कहलाएगा। तो इसके 3-4 जो एलिमेंट है वो आपने याद रखना। एक्टिव टैक्स पेयर मीन्स अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट बीन सस्पेंडेड और ब्लैक लिस्टेड बाय द अथॉरिटी। ना तो सस्पेंड किया गया है ना उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है, पहली इसकी कंडीशन है। दूसरे नंबर पे हु हैज़ फाइल्ड हिज टैक्स रिटर्न फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड। पिछले 3 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड देख लें, उनमें से अगर एक दफ़ा भी उसने टैक्स रिटर्न जमा करवाई है तो वो एक्टिव टैक्स पेयर ही कहलाएगा। इसके बाद एडिशन हुई है इस डेफिनेशन में 1A में एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर एक अपॉइंटमेंट है, मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज एडिशनल कमिश्नर ऑफ द अथॉरिटी। 1B है एपलेट ट्राइब्यूनल। एपलेट ट्राइब्यूनल वो होती है कि जहाँ पे टैक्स इम्पोज किया जाता है टैक्स पेयर पे, अगर उसकी असेसमेंट के हवाले से, टैक्स इम्पोज के हवाले से, पेनल्टी के हवाले से कहीं भी टैक्स पेयर ये समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, कानून के मुताबिक उसको डील नहीं किया गया, तो वो अपनी जो अपील है इदारे के ट्राइब्यूनल को इनिशिएट कर सकता है। तो जो अथॉरिटी ऐसी अपील को सुनेगा उसको एपलेट ट्राइब्यूनल कहते हैं। मींस द एपलेट ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश्ड अंडर द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट 2012, और ये 63 ऑफ 63 ऑफ 2012 है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है सब सेक्शन 2 है एरियर्स। एरियर्स से मुराद ये है कि जो टैक्स पेयर ने ड्यूटी की मद में, पेनल्टी की मद में कोई भी उसकी जो लाइबिलिटी बनती है उसने पे करनी है लेकिन अभी तक पे नहीं की, तो वो आउटस्टैंडिंग उसकी लाइबिलिटी एरियर्स कहलाएगी। इन रिलेशन टू अ पर्सन शैल मीन ऑन एनी डे द टैक्स ड्यू एंड पेएबल बाय द पर्सन अंडर द एक्ट ऑफ और द रूल्स बिफोर दैट डे बट विच हैज़ नॉट येट बिन पेड, कि जिस दिन हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले कोई भी कानून मौजूद है उसके मुताबिक उसकी जो लाइबिलिटी बनती थी उसने अभी तक पे नहीं की, तो वो उसका एरियर कहलाएगा। इसके बाद डेफिनेशन सब सेक्शन 3 की असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर भी एक अपॉइंटमेंट है, ऑफिशियल कैपेसिटी में एक डेजिग्नेशन है। मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द अथॉरिटी। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है सब सेक्शन 4 है एसोसिएट्स और एसोसिएटेड पर्सन्स। एसोसिएट्स या फिर एसोसिएटेड पर्सन, इस पे आपने फोकस रखना है। ये थोड़ी लेंथी डेफिनेशन है और इसको आगे यूज़ भी होगी तो आपको कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। एसोसिएट्स और एसोसिएटेड पर्सन्स
दो बातें अलग अलग हैं, या तो एक दूसरे का एसोसिएट है और एसोसिएटेड ऑफ पर्सन अलग से है। तो एसोसिएट्स और एसोसिएटेड पर्सन रेफर टू, सब सेक्शन ए कहता है, सब पार्ट ए कहता है, टू पर्सन्स वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन them is such that one may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of the other, or both persons may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the third person, but two persons shall not be associated solely by reason of the fact that one person is an employee of the other, or both persons are employee of the third person। बड़ी सिंपल सी बात है, दो लोग हैं मिल के काम करते हैं, और ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ठीक है जी। अब इन्होंने काम शुरू किया। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों आपस में डिवीजन कर लेते हैं कि दिन में डे को मिस्टर ए काम करेगा और बी जो है नाइट को मिस्टर बी काम करेगा, और दोनों के टर्म्स क्लियर हैं। ए हो ठीक है दिन में, तो वो जिस तरीके से बी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, डिसाइड हुआ है, वो उसी तरह से काम करेगा, और जो जैसे बी चाहता है ए वैसे ही काम कर रहा है, और रात को बी भी वैसे ही काम कर रहा है जो ए उससे एक्सपेक्ट करता है। तो दोनों का एक एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक ये काम लेके चल रहे हैं। सिर्फ उनमें से मौजूद ए हो या बी हो, लेट्स सपोज कोई नाइट को कस्टमर आता है और वो कोई अगले दिन क्लेम करता है और ए के पास आता है कि जी मैंने नाइट को ये चीज़ परचेज़ की थी, मैं उसको रिटर्न करना चाहता हूँ, तो ए को एतराज़ नहीं होना चाहिए था। इसी तरह दिन में कोई चीज़ ख़रीदी गई और रात को वो वापस देना चाहता है, और बी को इस पे एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उनकी टर्म्स आपस में ए और बी की क्लियर है कि हमने कस्टमर की रिटर्न एक्सेप्ट करनी है। तो इस हवाले से दोनों एक दूसरे के जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, तो दोनों ए और बी आपस में एसोसिएट्स कहलाएंगे। अब एक और सिनेरियो हो जाता है कि एक थर्ड पर्सन है, उसको सुपरवाइज़र के तौर पे वो रख लेते हैं, कोई उनका बुज़ुर्ग है या कोई उनका बड़ा पार्टनर बनना चाहता है, वो फाइनेंसेस ऐड कर देता है, वो कोई एक अच्छा आइडिया लेके आता है, कहता है यार ये जो तुम लोग काम कर रहे हो इससे थोड़ा सा बेहतर आइडिया ये भी है, इसको इस तरह इनकॉर्पोरेट कर लो, इसके लिए 4-5 लाख मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ आपके बिज़नेस में, तो मैं भी आपका साथी बन जाता हूँ। अब ये थोड़ा गाइड करता है, सुपरवाइज़ करता है, और ए और बी भी वैसे ही करते हैं जैसे मिस्टर सी कहता है, और सी भी मौजूद हो तो ए और बी की मर्ज़ी के मुताबिक ही चलेगा। जब चीज़ें एग्रीड हो चुकी हैं तो अब दोनों मिस्टर सी की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं, तो भी ए बी और सी ये भी एसोसिएटेड पर्सनस हैं। तो अब हम अगर डेफिनेशन को दोबारा पढ़ें, टू पर्सनस वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज़ सच दैट वन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर। और लेकिन ये यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये एम्प्लॉयर नहीं है जिसने अपने, यानी कि ये एक बिज़नेस का मालिक नहीं है मिस्टर सी जो ए और बी को एज एम्प्लॉय रखे, या ए भी मालिक नहीं है जो बी को एम्प्लॉय रखे। अगर एम्प्लॉय कोई रखेगा और कोई मालिक होगा बिज़नेस का, तो वो एसोसिएट्स या एसोसिएटेड पर्सनस नहीं कहलाएंगे। ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। और बोथ पर्सनस मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट in accordance with the intentions of the third person, but two persons shall not be associates solely by the reason of the fact that one person is an employee of the other, or both persons are employees of the third person। employee और employer का relationship नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तीनों किसी एक प्लेटफॉर्म पे मिल के काम करते हैं और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम करते हैं, तो उनको हम एसोसिएट्स या एसोसिएटेड पर्सनस कहते हैं। ये पार्ट 1 था, यानी पार्ट ए था। अब पार्ट बी में देख लेते हैं फर्दर क्या क्लैरिटी है। विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द पैराग्राफ ए एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ सी, द फॉलोइंग पर्सन शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स। वो ये कहा जा रहा है कि आपने जो पैराग्राफ ए में बात की गई कि एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम करेगा तो वो एसोसिएट कहलाएगा, इसको आप साइड पे कर दें। अब अगर ये शर्त पूरी होती है
तो एक इंडिविजुअल की मद में विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ पैराग्राफ ए जो हमने पहले अभी जिक्र किया है एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ सी आगे चल के बात करेंगे। द फॉलोइंग पर्सन शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एसोसिएट। तो जो ये 3 लोगों की बात की जा रही है ये हमेशा कंसिडर किए जाएंगे कि एक दूसरे के एसोसिएट्स हैं। एन इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल है उसका रिलेटिव। रिलेटिव की मुराद हम आगे चल के इसको वजाहत करते हैं कि रिलेटिव से मुराद क्या है। एक इंडिविजुअल है और उसका रिश्तेदार है, दूसरा वो एसोसिएट कहलाएंगे। मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक एओपी बनी उसके एसोसिएशन ऑफ पर्सन उसके 200 मेंबर्स हैं, हर मेंबर एक दूसरे का एसोसिएट कहलाएगा। तीसरे नंबर पे अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड द एसोसिएशन वेयर द मेंबर आइदर अलोन or together with an associate or associates under an other application। यहाँ पे एक और बात की गई है, यहाँ पे देखें AOP बनी थी 200 उसमें लोग हैं, उनमें से हम एक बंदे को चुन लेते हैं, उसका नाम हम कह लेते हैं कि मिस्टर एक्स था। मिस्टर एक्स खुद अकेला और या फिर उसके साथ मिस्टर 1 2 3 4 5 दोस्त वगैरह सारे मिल के वो ये काम करते हैं कि इस एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के अंदर उनकी इतनी जो है वो 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ बन जाती है। यानी कि अब मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसका हमने एक्स की बात की, एक को चुन लिया, वेयर द मेंबर एक्स की बात हो रही है, आइदर अलोन या तो वो अकेला है, और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स वो और बाकी के साथ मिलके उसके जो एसोसिएट हैं या एसोसिएट्स हैं अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि इस एओपी को छोड़ दें तो यहाँ पे उनकी एक अलग से एक एओपी बन रही है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन रही है। यानी कि यहाँ पे वो एक अकेला भी हो सकता है, यहाँ पे उसके दूसरे भी हो सकते हैं, और यहाँ पे अगेन एप्लीकेशन हो रही है कि एसोसिएशन यहाँ पे भी मौजूद है, और मिस्टर एक्स यहाँ पे जो दूसरी पहले वाली मौजूद है एओपी एसोसिएशन पर्सन जिसमें 200 लोग थे, यहाँ पे भी वो मेंबर है। अब या तो यहाँ पे वो अकेला या दूसरों के साथ मिलके एसोसिएट और एसोसिएट अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल्स 50% और मोर ऑफ द राइट्स और टू इनकम और कैपिटल ऑफ द एसोसिएशन। तो ये सारे मिलके मोर देन यानी कि कंट्रोल करते हैं 50% या इससे ज़्यादा, 50% या इससे ज़्यादा को कंट्रोल करते हैं, उसकी इनकम को या जो उसमें इन्वेस्टेड कैपिटल है उसको। तो इस तरह से ये आपस में भी फिर एसोसिएशंस बन जाएंगे। आगे चलते हैं चौथे नंबर पे, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी। कौन? अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, एक कंपनी है CEO के नाम से, कारपोरेट के नाम से, तो और मिस्टर वाई जो है ये इसका एम्प्लॉई है, सॉरी शेयर होल्डर है, एम्प्लॉय नहीं, शेयर एम्प्लॉई को हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो इसका किसी तरह से भी एसोसिएट नहीं कहलाएंगे। ये कौन है? इसका शेयर होल्डर, और उसने मिस्टर वाई ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है इन ए कंपनी एंड द कंपनी, यानी कि मिस्टर वाई ये एक इंडिविजुअल है, ये एक कंपनी है, ठीक है। तो ये आपस में कैसे एसोसिएट बन सकते हैं? वेयर द शेयर होल्डर आइदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट, वो खुद अकेला या फिर उसके साथ 1 2 3 4 जो भी उनके नाम हैं वो मिल के एसोसिएट हैं, और इनकी यहाँ पे एसोसिएशन बनी हुई है। ये एसोसिएशन मिल के क्या करती है? कंपनी को कंट्रोल किस तरह से करती है? टुगेदर विद एसोसिएट और एसोसिएट्स अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, यहाँ पे इस सेक्शन की एप्लीकेशन हो रही है कि ये एसोसिएशन यहाँ पे बन रही है। जब ये बाई रूल, जो यहाँ पे बाई लॉ ये एक एसोसिएशन है और इसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में की हुई है जिसका नाम CEO हमने रखा है या कारपोरेट रखा है, तो फिर क्या है? दिस सेक्शन कंट्रोल आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर ऑफ इंटरपोज्ड पर्सन्स, यानी कि वो खुद अकेला या उसके इनडायरेक्टली जो और भी इन्वेस्टर्स हैं वो मिल के, यानी कि 1 2 और 3 4 यहाँ पे एसोसिएशन बना रहे थे, और इस एसोसिएशन का इस कंपनी में एक्स ने वाई ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, 2 ने भी की हुई है और 4 ने भी की हुई। इन तीनों को मिलाया जाए तो इनका जो कंट्रोल है वो बिजनेस पे कंपनी पे किस तरह बन रहा है? 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी। इस कंपनी में वोटिंग पावर जो है क्योंकि शेयर्स की स्ट्रेंथ की बेसिस पे होता है, तो इनकी
जो है वोटिंग पावर भी 50% या इससे ज़्यादा हो रही है मिस्टर वाई, मिस्टर वन एंड मिस्टर फोर, या मिस्टर वन, मिस्टर टू एंड मिस्टर फोर, ये जो सारे मिलके हैं कंपनी के वोटिंग पावर का 50% या इससे ज़्यादा को कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर उस कंपनी जो डिविडेंड, ये सीईओ जो है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसमें भी उनका राइट 50% या इससे ज़्यादा राइट आ जाता है। या फिर इसी तरह से कैपिटल की बात करें तो इस कंपनी के अंदर जितना कैपिटल है वो 50% या इससे ज़्यादा का कंट्रोल ये कर रहे हैं, तो ये भी आपस में एसोसिएशन कहलाएंगे। हमने यहाँ पे कंपनी की बात की है, एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर और एक कंपनी, शेयर होल्डर की अलग से एसोसिएशन थी और उस एसोसिएशन का एक अकेला ये खुद या फिर और भी मेंबर्स या उसके एसोसिएट्स मिलकर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से उनका वोटिंग राइट जो है वो 50% या उससे बढ़ जाता है, या डिविडेंड में उनका हिस्सा 50% या इससे बढ़ जाता है, या उनका इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड कैपिटल 50% या इससे बढ़ जाता है, तो हर हालत में ये एसोसिएट्स कहलाएंगे। अब आ जाता है पांचवा पॉइंट, टू कंपनीज वेयर अ पर्सन आइदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल्स आइदर डायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन, यानी कि एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है। यहाँ पे मिस्टर एन है जो मिस्टर ओ पी क्यू के साथ मिल के एक एसोसिएशन बना रहा है, ठीक है जी। इस एसोसिएशन का यानी कि टू कंपनीज और मोर आइदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट, तो इसमें भी उनकी इन्वेस्टमेंट है और इसमें भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो एसोसिएशन यहाँ पे भी उनकी है। तो क्या कहता है कि टू कंपनी, यहाँ पे एक्स और वाई की हमने बात की, दो कंपनीज हैं, वेयर अ पर्सन जो मिस्टर एन है, आइदर अलोन अकेला भी हो सकता है और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स ओ पी क्यू को भी शामिल कर दें, अंडर एन अदर एप्लीकेशन, यहाँ पे एक एप्लीकेशन हो रही है कानून की, यानी कि ये एओपी बन रही है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनी हुई है पहले से, और एक्स अलग है कंपनी, वाई कंपनी अलग है। तो क्या करते हैं, अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन, यानी कि वो खुद अकेला मिस्टर एन या ओ पी क्यू के साथ मिलकर कंट्रोल करता है 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन बोथ कंपनीज, यानी कि दोनों कंपनियों को अगर मिलाया जाए उनका 50% या इससे ज़्यादा वोटिंग पावर ये दोनों या तीनों या चारों मिल के कंट्रोल कर रहे हैं, या एक अकेला एन कंट्रोल कर रहा है, इन दोनों एक्स और वाई का 50% या इससे ज़्यादा जो उसका है वोटिंग पावर। दूसरे नंबर पे 50% और मोर ऑफ द राइट्स आर टू डिविडेंड एंड बोथ कंपनीज, यानी कि दोनों कंपनीज में 50% या इससे ज़्यादा का जो उनके पास, यानी कि इसमें भी 50%, इसमें भी 50% और वोटिंग पावर की बात हो रही है। और अगर डिविडेंड की बात करें तो इसमें भी 50%, इसमें भी 50%, 50% और मोर ऑफ द कैपिटल इन बोथ कंपनी, दोनों कंपनियों का जो कैपिटल है उनका 50% या इससे ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो जो कंपनी एक्स है और कंपनी वाई, ये दोनों कंपनीज भी आपस में एसोसिएट कहलाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से जो एक एसोसिएशन है उसका दो कंपनीज़ के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट है कि उनके पास 50% या इससे ज़्यादा वोटिंग राइट चला जाता है, डिविडेंड के ऊपर चला जाता है राइट, या कैपिटल का उनका राइट 50% या इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोनों कंपनीज़ आपस में एसोसिएट बन जाती हैं। इसी तरह से एक तीसरी, चौथी, पाँचवीं 10 कंपनीज़ भी हो जाएँ तो उनमें अगर इनकी इन्वेस्टमेंट और वोटिंग राइट और या डिविडेंड या कैपिटल जो है वो 50% से बढ़ जाता है, तो वो सारी आपस में एसोसिएट कहलाएंगी। अब हम चलते हैं, पॉइंट सी है हमारा सब सेक्शन सी, टू पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएटेड अंडर सब पैराग्राफ 1 और 2 ऑफ द पैराग्राफ बी वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट नाइदर पर्सन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर। यहाँ पे कहा जा रहा है, जो पॉइंट 1 और 2 में हमने बात की थी, तो और कमिश्नर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि ये आपस में एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम नहीं कर सकते, टू पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट्स। तो यहाँ पे कहा जाता है कि दो लोग जो हैं अगर वो उनकी एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम नहीं कर सकते तो वो एसोसिएट नहीं कहलाएंगे। तो इसमें ये कहा गया है अंडर सब पैराग्राफ 1 and 2 of the paragraph B where the commissioner is satisfied that
person may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the other. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द एक्सप्रेशन रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल के, जो मैंने पहले आपको कहा था कि रिलेटिव की हम बाद में डेफिनेशन करेंगे, तो रिलेटिव से मुराद क्या है पहले हम देख लेते हैं. पॉइंट बी में 1 और 2 कौन कौन से हैं, ताकि आपको टेस्ट भी एंड पे होगा आपका, ये भी आपने याद रखना है. अच्छा जी, चलते हैं पॉइंट बी की तरफ. पहले पॉइंट बी के 1 और 2 पॉइंट हमने दोबारा देखने ताकि आपको सही तरीके से इसकी समझ आ जाए. अच्छा, ये पॉइंट बी था, इसका 1 एन इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ दैट इंडिविजुअल. दूसरा है मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस. यहाँ पे ये बात की गई है कि ये दो मेंबर ऑफ एसोसिएशन पर्सन और रिलेटिव, इनकी बात की गई. और अब आप पढ़ें इसी सेक्शन के सी पॉइंट का. द पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट्स अंडर सब पैराग्राफ 1 or 2 of paragraph B, where the commissioner is satisfied that neither person may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the other. तो उसमें ये बात की गई कि अगर दो लोग आपस में एक दूसरे की इंटेंशन के मुताबिक काम नहीं कर सकते तो उनको जो है वो एसोसिएट्स नहीं कराया जाएगा. अब आ जाती है रिलेटिव की एक्सप्लेनेशन. एन एंसेस्टर, एक बंदा है, उसके जो अबाउ अजदाद हैं या डिसेंडेंट या उन अबाउ अजदाद के या उस बंदे के, एक मिस्टर ए है, उसके ऊपर जो है वो है ग्रैंड पेरेंट्स, और उनके हैं, इसके बाद आ जाते हैं पेरेंट्स, और उसके बाद मिस्टर ए आ जाता है बीच में, और मिस्टर ए के आगे बहन भाई हैं और उनके आ जाते हैं चिल्ड्रन. ठीक है, तो क्या होगा रिलेटिव से मुराद एन एंसेस्टर, उस इंडिविजुअल के अबाउ अजदाद, डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स जो थे दादा दादी, उनके जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे, यानी कि दादा दादी है तो उनके एक मिस्टर ए है, और इसके अलावा जो भी उसकी औलाद में से जो बच्चे होंगे वो भी इनके रिलेटिव कहलाएंगे. और एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि उस इंडिविजुअल ने जो है वो उसका स्पाउस भी उसमें शामिल होगा, उसकी मियाँ बीवी. अगर वो औरत है डिसेंडेंट्स में से तो उसका हस्बैंड, और अगर मर्द है तो उसकी बीवी, तो वो उसके स्पाउस कहलाएंगे. और उन दोनों के में से किसी ने अगर कोई अडॉप्ट किया है चाइल्ड तो वो भी उनका रिलेटिव कहलाएगा. अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और एनी पर्सन स्पेसिफाइड एट पॉइंट 1 में एंसेस्टर की बात की है, डिसेंडेंट की बात की है, तो उन में से अगर कोई मर्द है या औरत, वो तो उनके डिसेंडेंट्स में से आ गया. अब उन्होंने कहीं बाहर शादी की, रिलेटिव में से नहीं की, तो उनका जो स्पाउस है, यानी कि मेल है तो उसकी फ़ीमेल स्पाउस बन जाएगी, और अगर फीमेल है तो उसका मेल स्पाउस बन जाएगा, तो वो भी इसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे, वो भी इसके रिलेटिव कहलाएंगे. और इसी तरह से कोई चाइल्ड है अडॉप्टेड तो वो भी उनका स्पाउस, वो भी इनके रिलेटिव में आ जाएगा. तो ये रिलेटिव की डेफिनेशन है. तो ये था आज का हमारा सेशन. बाकी काफ़ी जो सब सेक्शन 4 था हमारा एसोसिएट्स के मुतालिक, ये काफ़ी टिपिकल था. अब हम क्विज़ की तरफ चलते हैं, और हर लेक्चर के बाद आपका क्विज़ हुआ करेगा. आपने बड़े फोकस के साथ चीज़ों को समझना है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्विज़ होगी. इसमें मैं कोई जो है वो हिंट नहीं दूंगा, आपने खुद ही सॉल्यूशन फाइंड करना है. व्हाट इज़ द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट 62 ऑफ 2012, द पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट 2012, द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, द पंजाब टैक्सेशन एक्ट 2012, the Punjab Revenue Authority Act 2012. Right option is the Punjab Sales Tax on Services Act 2012. Question number 2. When does the act come into force? Upon the notification of the government, on the date of its enactment, on the date specified by the government in the official gazette, on the commencement of the fiscal year. Right option is C, on the date specified by the government in the official gazette. Question number 3. Who is considered an active taxpayer under the act?
an individual who pays tax regularly, any registered person who has not filed a tax return, any registered person who has filed a tax return for at least one of the preceding 3 consecutive tax periods. D. Any individual who has not been blacklisted by the authority. Right option is C. Any registered person who has filed a tax return for at least one of the preceding 3 consecutive tax period. अच्छा, साथ में ये भी आपने ऐड करना है, एक तो ये इसकी सिंबल है, दूसरे नंबर पे वो सस्पेंड नहीं किया गया, वो ब्लैक लिस्ट नहीं है, तो ये भी उसमें इनकारपोरेट होगा। ये क्वेश्चन की थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट डी है, एनी इंडिविजुअल हु हैज़ नॉट बिन ब्लैक लिस्टेड बाय द अथॉरिटी, तो ब्लैक लिस्ट नहीं है तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद पॉइंट ए है, वो भी है एनी इंडिविजुअल हु पेज टैक्स रेगुलरली, वो ज़रूर वो भी एक्टिव टैक्स पेयर में होगा, क्योंकि जब वो पे कर रहा है रेगुलर टैक्स। तो इस हवाले से ये क्वेश्चन की एम्बिग्विटी, लेकिन एक हवाले से ये आपने पॉइंट इसमें याद रखना है कि आपका जो कंसेक्टिव 3 पीरियड पिछले हैं उसमें कम अज़ कम एक दफ़ा उसने टैक्स जमा किया हो तो वो एक्टिव टैक्स पेयर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज arrears mean in relation to a person under the act? Arrears से क्या मुराद है? The tax due and payable by the person under the act, the tax paid by the person on any day, the tax paid by the person before the commencement of the act, the tax due and payable by the person under the act before a certain day but not yet paid. Right option is D, the tax due and payable by the person under the एक्ट बिफोर अ सर्टन डे बट नॉट येट पेड, यानी कि अभी तक उसने पे नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5, हु आर कंसिडर्ड एसोसिएट्स और एसोसिएटेड पर्सन अंडर द एक्ट? एनी 2 persons who are related by blood, any 2 persons who work for the same company. C. Any 2 persons who control 50% or more of the rights to income or capital of an association, any 2 persons who have filed tax return together. Right option is C, any 2 persons who control 50% or more of the rights to income or capital of an association. तो यहाँ पे आज हम अपनी क्विज़ को ख़त्म करते हैं, सेशन को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं अपने इस कोर्स को। तो काफ़ी लेंथी है, इसके 13 चैप्टर्स भी हैं और 89 इसके सेक्शंस होंगे, लेकिन काफ़ी लेंथी सेक्शंस हैं और काफ़ी लेबोरियस वर्क है। तो ये एक चूँकि कोर्स भी नया है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम भी जल्दी कंडक्ट करता है, उस हवाले से हमें फोकस हो के इसके साथ चलना पड़ेगा। और कंप्लीट जो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल फर्स्ट है, सब एस्पिरेंट्स को अपने फॉलोअर्स को बताने के लिए कि हम ये कोर्स का स्टार्ट आज से कर रहे हैं। तो इन टाइम रहने के लिए, टाइम से अपनी तैयारी करने के लिए आप जो है हमारे ऑनलाइन कोर्स ये अवेलेबल रहेगा www.howardacademy.com हमारी वेबसाइट है। और मज़ीद भी आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।